जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है कि आपकी यूपीएसआई की डेट बढ़ चुकी है। नवंबर से पेपर हैं, लास्ट नवंबर से, तो आपके पास अभी बहुत समय है रिवीजन करने का। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास है कि हम लगातार आपके लिए कम से कम एक वीडियो हिंदी और एक वीडियो जीएस के आप लोगों के लिए लाते रहें, जिससे और ये वीडियो पूरे 40 क्वेश्चन के साथ होंगे, प्रैक्टिस सेट होगा, समझ सकते हैं। तो आप एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि हमने 3 वीडियो बना दिए, चौथा पार्ट है इसका। क्या है? चौथा पार्ट है। तो इसमें भी हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपना स्कोर अवश्य शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन टोटल हम देखेंगे दोस्तों 81 से लेकर के 120 तक, यानी टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस सेट के, केवल हम हिंदी वाले सेट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर। नीली कमीज वाले को यह कलम दे दो। क्या? नीली कमीज वाले को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद क्या होगा? आपको पता है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। देखिए 2 सरल शब्दों को मिलकर दोस्तों कहीं ना कहीं एक मिश्रित शब्द का संयुक्त बन जाता है, मिश्रित भी होते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जहां कहीं भी सरल वाक्य क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है, और संयुक्त वाक्य दोस्तों किसी न किसी चीज से जुड़े होते, चाहे और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, अपितु हो गया, ऐसे शब्द मिलेंगे तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर कहीं पे की लगता है, या फिर दोस्तों कोई सेंटेंस 2 सेंटेंस जोड़ रहा होता है इस तरीके से कि उसमें लगे कि इतना उतना, उस तरीके से दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहले का मिश्र वाक्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि शुद्ध वाक्य चुनिए। दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है कि वह कितना सुंदर दृश्य है। दोस्तों एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सुंदर ही गलत दिखा, तो ये तो गलती हो जाएगा ना। और वह आपको पता है ये क्या है दोस्तों, विस्मयाद बोधक है शब्द, तो यहाँ पे विस्मयाद बोधक का चिन्ह नहीं है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। 3 हमने ऑप्शन हटा दी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वह क्या है, विस्मयाद बोधक है ना, तो यहाँ पे चिन्ह भी उसका लगेगा। चलिए अगला है कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। अब एक चीज हम आपको यहां भी बताना चाहते हैं कि बलवती क्या होता है दोस्तों, बलवान का स्त्रीलिंग बलवती होता है। क्वेश्चन आएगा कि बलवान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बलवती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, तो जीवन जीने की इच्छा का रेखांकित जो शब्द है दोस्तों, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जीवन जीने की इच्छा होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, जिजीविषा बोलते हैं। और ये भी कई बार पूछ जाता है शुद्ध वर्तनी में, तो जिजीविषा होती है दोस्तों। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा क्या बोलते हैं, जिजीविषा। चलिए अगला है 84 नंबर। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो जनता दोस्तों क्या होता है, तो जनता क्या होता है, कौन शब्द होता है, हमेशा एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जनता हमेशा और हमेशा क्या होता है, एक वचन। क्या? जनता हमेशा और हमेशा एक ही वचन होता है। आप ये मत सोचिए जनता में बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुवचन हो जाएगी, नहीं। जनता बात भूल गई, जनता शिक्षित हो गई, है ना। हमेशा देखेंगे दोस्तों तो ये सिंगल, मतलब कि एक ही वचन वाली क्रिया भी होगी इनके साथ, तो ये दोस्तों एक ही वचन होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जनता क्या है, एक वचन है। ठीक है, क्या है, एक वचन। जैसे हस्ताक्षर हो गए, प्राण हो गए, ये सब क्या है, बहुवचन है। उसी प्रकार से जनता क्या होती है, हमेशा एक वचन होता है। चलिए अगला है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया है दोस्तों। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो देखिए आपको पता है यहां पर दोस्तों कर्म है। कर्म दोस्तों पुस्तकालय ना, मतलब कि पुस्तकालय में दोस्तों यहां पे कर्म है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कर्म है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्रिया सकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें कौन सी क्रिया प्रयोग हुई है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपको डिफाइन हो रही होंगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, संयुक्त क्रिया का होता है दोस्तों, 2 क्रियाएं मिलकर बनती हैं या फिर 2 धातु मिलकर बनते हैं, क्रिया का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका, इसमें आपको संयुक्त क्रिया नहीं छांटनी, अकर्मक और सकर्मक बताना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। या वैसे यहाँ देखें तो देखिए संयुक्त क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, मगर दोस्तों यहाँ पे हम संयुक्त को नहीं लेंगे, हम सकर्मक अकर्मक जहाँ होता भी हम इन्हीं में से ढूंढते हैं। देखिए क्योंकि पढ़ना भी एक क्रिया है और रहना भी एक क्रिया, 2 क्रियाएं मिल गई। ठीक है, तो दोस्तों 2 धातुएं मिलकर एक क्रिया निर्माण करें, पढ़ रहा, तो ये भी संयुक्त हो सकता था, मगर हम यहाँ पे सकर्मक की तरफ जाएंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपको पता होगा ये आलस दिख रहा है, आलसी है ना, आलस ही दिख रहा है दोस्तों, यही संस्कृत का शब्द है। तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत का शब्द। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा? देखिए
आपको पता होना चाहिए कि विदेशी शब्द क्या होता है, जो हिंदी और संस्कृत और दोस्तों जो आपके ग्रामीण भाषा शब्द होते हैं उनको छोड़ करके सभी सभी विदेशी शब्द ही कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए उष्ट ये आपको पता है क्या है, तत्सम शब्द है, प्रीत तत्सम शब्द है, और भक्त दोस्तों ये भी तत्सम शब्द है, मगर ये अमीर क्या है दोस्तों, ये विदेशी शब्द है। क्या है? अमीर विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण क्या होता है। देखिए जहां पे कर्म पाया जाएगा वहां कर्मवाच्य होगा। देखिए पत्र लिखा जाता है, अब देखिए यहां पर कर्म हो रहा है मगर कर्ता का कोई डिफाइन नहीं है, इसीलिए दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्या 88 का बिल्कुल सही ए हो जाएगा। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, अब देखिए राम यहाँ पे क्या करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कृतवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कृतवाच्य हो जाएगा। ये राम पुस्तक पढ़ता है तो हमारा बी ऑप्शन कृतवाच्य होगा। सीता पत्नी थी, ये भी कृतवाच्य हो जाएगा। और मुझसे बैठा नहीं जाता दोस्तों, ये आपका हो जाएगा भाववाच्य। तो हमारा देखिए इसमें से कर्मवाच्य कौन सा, तो पहला ही हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है एक से बढ़कर दूसरे, इसका अर्थ क्या होता है, एक से बढ़कर दूसरे यानी कि शेर को सवा शेर, क्या शेर को सवा शेर मिलना मतलब एक को एक से बढ़कर दूसरे मिल गया ना, एक को उससे बढ़ के मिल गया, ये चीज आप समझ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कर्ता कारक का उपसर्ग कौन सा होता है दोस्तों, कर्ता ने। क्या कर्ता ने दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। अब देखिए अधिकरण होता है में पर, और कर्म को हो जाता है, और से क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, करण होता है। ठीक, और अधिकरण जो आपका अपादान होता है उसमें अलग के भांति होता है, तो ये आपका ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा कर्ता के लिए कर्ता ने। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, भविष्य में होने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं, कि जो भविष्य में होगा उसको क्या बोलते हैं, भावी। कहते नहीं भावी प्रधानमंत्री या भावी प्रधान, यानी कि जो भविष्य में होने वाले हैं ना, तो उसकी बात करते हैं दोस्तों, भावी बोलते हैं। भविष्य में होने वाला क्या होता है, भावी। तो यहाँ पे होने वाला होना चाहिए था। ठीक है, तो भविष्य में होने वाला क्या होगा, भावी हो जाएगा। अगला है, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पयोधि, पय मतलब क्या होता है जल, और धी मतलब धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, यानी कि क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पयोधि का दोस्तों सही क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पयधन धी दोस्तों आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ओ है दोस्तों वो विसर्ग में टूट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनियां, संप्रक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, या फिर पारस्परिक ध्वनियां। दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है और बिल्कुल अच्छे से बताना है। दोस्तों जब एक ही चीज का द्वित्व होता है, एक ही ध्वनि का द्वित्व होता है, तो युग्मक ध्वनियां कहती है। जैसे दिल्ली, समझिएगा दिल्ली दोस्तों, अब दिल्ली में देखिए क्या होता है कि दो ध्वनियां, दोनों ला है, एक आधा है, एक स्वर रहित एक स्वर सहित, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, युग्मक ध्वनियां बोलेंगे या फिर द्वित्व बोलेंगे। अब देखिए संयुक्त ध्वनियां क्या होती हैं, आपको बता दें कि जहां पर दोस्तों दो ध्वनियां अलग अलग हों, क्या हों, दो ध्वनियां अलग अलग हों। जैसे हमने बोला कि बोल दे दोस्तों आपसे क्या बोलते हैं, आधिक्य। ठीक, आधिक्य बोलते हैं। देखिए आधिक्य बोलते हैं, तो ये समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे दो ध्वनियां अलग अलग हैं और ये आपस में जुड़ी हुई है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको बोले संयुक्त ध्वनि है ना। जब एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जैसे आपको पता होगा संयुक्त ध्वनियां कौन से होते हैं दोस्तों, छत्रंग व्यासराज, क्या छत्रंग व्यासरा है ना, क्योंकि ये दोस्तों संयुक्त रूप से मिलती हैं। ठीक है, एक स्वर रहित व्यंजन होता है, एक स्वर रहित होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं ना, छत्रंग व्यासरा, ये होते हैं दोस्तों आपके संयुक्त व्यंजन। देखिए यहाँ क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि ये का बनता है, का और सा दोनों अलग अलग शब्द होते हैं ना। अगर यहीं पे दोस्तों दोनों सेम हो जाए, जैसे लल्लू, तो लल्लू क्या होगा दोस्तों, युग्मक हो जाएगा ना। सभी ला हो जाएंगे, मतलब दो ला हो जाएंगे, मतलब समान ध्वनियां होंगी तो क्या होगा, युग्मक हो जाएगा। और अलग अलग ध्वनियां होंगी, स्वर रहित और स्वर सहित, तो आपका संयुक्त हो जाएगा। और संप्रत ध्वनियां क्या होती है दोस्तों, जो एक दूसरे को बांध देता है, जैसे कंबल कहा गया, कंबल। अब देखिए कंबल, तो यहाँ पे दोस्तों ये संप्रत ध्वनियां हो जाएगी। ठीक है, देखिए का क्या कर रहा है, माँ क्या कर रहा है, का और बा को एक दूसरे से बांधने की कोशिश कर रहा है, इसको हम संप्रत ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया था। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो इसका प्रयोग है कहाँ मिलता है, तो ये भी आपको पता होगा कहाँ मिलता है, जय भट्ट के शिलालेख में दोस्तों, गुजरात में ना, आपको पता होगा। और अगर हम अमीर खुसरो की बात करें दोस्तों, इन्हें खड़ी बोली का जनक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, खड़ी बोली का जनक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग का किस भाषा का है दोस्तों। जो बुरे अर्थ में बद होता है दोस्तों, बदनसीब है ना, बदनसीब, नसीब बुरे का ना, तो बदनसीब जो बद है दोस्तों वो किस भाषा का उपसर्ग होता है, तो उसके बारे में आपको बता दें दोस्तों, किसका होता है, तो उर्दू फारसी का। ठीक है, उर्दू फारसी का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं।
देखिए एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, आपको बता दें कि पंकज और जलज, देखिए दो शब्द होते हैं जब किसी चीज से मिलके बनते हैं, क्या किसी चीज से मिलके बनते हैं दोस्तों, तो उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। देखिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, मगर दोस्तों देखिए अगर उसका तीसरा अर्थ निकले कहीं पे तो दोस्तों वो योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। अब देखिए पंकज, पंक जा, पंक से पंक में जन्म लेने वाला यानी कमल, देखिए इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये योग रूढ़ शब्द होगा, यौगिक नहीं होगा। देखिए यौगिक कब होता कि हाँ यौगिक होता मगर इसका तीसरा अर्थ कहीं नहीं निकलता तो दोस्तों ये यौगिक माना जाता है। दिया दशानन, दस आनन, अब दशानन का दोस्तों तीसरा अर्थ निकले क्या, रावण, तो वहां पे दोस्तों वो योग रूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला कौन सा क्वेश्चन, कि कौन सा पद विकृत नहीं है, कौन सा पद विकृत नहीं होता दोस्तों, तो हमने बताया था कि दोस्तों जिस पर लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं, और अव्यय शब्द का विकृत नहीं होता है। बाकी ये सभी क्या है दोस्तों, ये दोस्तों विकारी शब्द हैं। ठीक है, और अव्यय को ही हम अविकारी भी कहते हैं। तो अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं, अव्यय चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण है ना, संबंध बोधक, और दोस्तों संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्माद बोधक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है, और ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितने भागों में विभक्त किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 13 भागों में। कितने, 13 भागों में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं थे, तो तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर, तब ये बहुत पहले कवि थे दोस्तों। और दिनकर जी को आपको पता है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, क्या, उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दिनकर जी को। और उर्वशी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, मगर इनकी दोस्तों महाकाव्य थी और इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100वां क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि सैरंध्री के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, कौन है दोस्तों सैरंध्री के, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा नंबर, हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी। एक चीज आपको और बता दें कि अगर हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कवि बोलते हैं। और इनकी और रचनाओं की अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, तो आपको पता है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिल चुका है, इनकी रचना साकेत है, और यशोधरा है, जयद्रथ वध है, और भारत भारती दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, राष्ट्रीय कवि बोलते हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर ले दोस्तों, तो इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, क्या, एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जानते हैं। और इनकी रचना हिमतरंगिणी, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। ठीक है, और दोस्तों जो सियाराम शरण जी हैं, आपको बता दें सियाराम शरण जी ये मैथिली शरण गुप्त के भाई ही हैं, क्या हैं, मैथिली शरण गुप्त के भाई जी हैं। और इनकी रचना की बात करें तो एक है मृणमयी है, ठीक है, बापू अनाथ, और दूरवादल और मौर्य विजय दोस्तों बहुत ज्यादा, मौर्य विजय और नकुल, मौर्य विजय, नकुल, दूरवादल, अनाथ, बापू और मृणमयी दोस्तों ये सियाराम शरण गुप्त जी की हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई जी हैं। ठीक है, चलिए अगला है आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंख की किरकिरी होना, इसका मतलब क्या होता है, अप्रिय लगना। ठीक है, क्या होता है, अप्रिय लगना। ठीक है, चलिए अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। तो आपको बता दें संन्यास, क्या, संन्यास दोस्तों ये बिल्कुल अच्छा शब्द है। देखिए आशीर्वाद में दोस्तों को पता बड़ी की मात्रा होगी यहाँ पे, है ना, अंताक्षरी तो बिल्कुल गलत लिखा, सौंदर्यता ये बिल्कुल गलत लिखा। ठीक है, चलिए मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, और इसके नाटक के जो पात्र है दोस्तों, नायक हैं, वो कौन थे, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। कौन हो जाएगा, हमारा 103 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा चाणक्य हो जाएगा। चलिए अगला है करते अभिषेक पयोध हैं बलहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें कौन सा छंद है दोस्तों, इसमें कौन सा छंद है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं दोस्तों, एक होता है उल्लाला, जिसमें दोस्तों कितने कितने होते हैं, 15 और 13 होती, 15-13 मात्राएं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं दो, देखिए एक 2 है ना, 4 हो गए, एक 5, एक 6 और 2 8 और एक 9 और 10 11 12 13 और 2 15, तो 15 यहाँ पे आ गए दोस्तों, 15 आ गए। और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 15 13 आ गए, यानी 15-13 मात्राएं जहां मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उल्लाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्लाला बोलते हैं। याद रखेंगे 15-13 मात्राएं होती है जिसको उल्लाला कहते हैं। और देखिए दोहा में क्या होती हैं, तो याद रखेंगे 13-11, जिसका उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है 11-13। ठीक है, चौपाई में 16-16 मात्राएं और गीतका में 14-12, कितनी 14-12 मात्राएं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये उल्लाला का उदाहरण है। ठीक है,
चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा और रौद्र का उत्साह दोस्तों, और संगार का रति। दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों रौद्र किसका होता है दोस्तों, क्रोध का होता है। उत्साह दोस्तों किसका होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो यही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा अलंकार है इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अर्थन्यास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भुजंग होते हैं वो चंदन में लिपटे होते हैं, मगर चंदन कभी उनसे विष ग्रहण नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है साहित्य जन समूह के हृदय विकास है। ठीक है, निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, साहित्य जन समूह के हृदय विकास है। इस निबंध के लेखक कौन है दोस्तों, 107 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। देखिए मनीषी की लोक यात्रा में किसकी जीवनी है, प्रेमचंद जी की, निराला जी की, कविनाथ गोपीराज की या फिर शरत चंद जी की। तो आपको बता दें कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो कविनाथ गोपीराज जी की जीवनी है। और इससे अगर पूछ ले इसके रचयिता कौन है दोस्तों, लिखा किसने है इसको, तो रचनाकार भगवती प्रसाद सिंह ने। किसने, भगवती प्रसाद सिंह की रचना है। और जीवनी किसकी है, तो कविनाथ गोपीराज जी की। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी दोस्तों, इसके बारे में बताना। किसने लिखी है, ब्रजदास रत्न ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है दोस्तों कि पुरस्कार पाने वालों में दोस्तों ये कौन सा पदबंध है, ये कौन सा पदबंध है ये बताना दोस्तों। ये संज्ञा पदबंध है। क्या है, संज्ञा पदबंध है। अगला है नवेश्वर दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो 111 का बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस ऐश्वर्य। क्या, 9 प्लस ऐश्वर्य दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा प्रतिसंधि। तो नवेश्वर हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला है यथाक्रम। आपको पता है कहीं भी दोस्तों आगे यथा लगा मिल जाए तो दोस्तों क्या होता है आपका अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। क्या, पहला पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास का। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होंगे, दिव्य और तत्पुरुष के अंतिम पद प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तो गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है दोस्तों, तो आ। किससे, आ दोस्तों। अगला है अलंकेश दोस्तों। अलंकेश ये आपको पता होगा, अलंकेश दोस्तों, अलंक में इसका होता है आभूषण, आपको पता होगा, और केस मतलब धारण करना ना। तो ये चीजें आपको एक चीज पता होना चाहिए, अलंकेश किसका पर्यायवाची है, तो ये किसका है, कुबेर का है। और कुबेर को दोस्तों और क्या बोलते हैं, तो धनद बोलते हैं। क्या, धनद, है ना, धन देने वाले देवता है दोस्तों। आप इनके बारे में जानते होंगे, कुबेर के बारे में। ठीक है, तो अलंकेश किसका होता है, कुबेर का होता है। किसका होता है, कुबेर जी का होता है अलंकेश। अब देखिए ये है आपका पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, पैराग्राफ है। ठीक है, क्या है, पैराग्राफ है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नारी, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवियां का निवास होता है। मध्य भारत के काल में नारी का पतन शुरू हुआ। मध्य काल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवारी की कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आज समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक अपना कब्जा जमाया है। नारी तो नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ के सुयोग ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन होना चाहिए। शिक्षित नारी परिवार का उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। अगला अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान था। तो प्राचीन काल में दोस्तों नारी का स्थान क्या था, आपको पता होना चाहिए, हमने अभी पढ़ाया है कि दोस्तों क्या था, अग्रगण्य था। क्या था, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, अग्रगण्य था। हमने देखिए अभी बताया है, आगे आप देख सकते हैं। देखिए इसमें हम दिखा भी देंगे कि कहाँ है। तो ये देखिए पहला ही वो है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, अग्रगण्य था। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नारी तो नारायणी के सही व्याख्या कीजिए कि नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ठीक है, पूजनीय गलत लिखा है। नारी को कोई अधिकार नहीं, या फिर नारी गुलाम थी, या नारी का सम्मान नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आपको पता है कि नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। पूजनीय थोड़ा सही लिखेगा। ठीक है, पूजनीय गलत लिखा है तो पूजनीय ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी भी है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। चलिए अगला है कि देश का उद्धार कैसे होगा।
भाई देश का उद्धार कैसे होगा, नारी अशिक्षित रहेगी तो? बिल्कुल गलत है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से दोस्तों तो बिल्कुल गलत है। किसान के कर्ज माफ से बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नारी भी बताया गया है, तो नारी को समाज में स्थान देने से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। जो अपूर्ण भूतकाल है दोस्तों उसको पहचानना है। रामू खाना खा चुका था, खा रहा था। दोस्तों ये आपको पता होगा कि रहा था, ये भी चल रहा है, ये पूरा नहीं हुआ है, यही क्या है आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। देखिए रामू खाना खा रहा था, देखिए हमने देखा कि खा रहा था मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए हम इसको अपूर्ण भूतकाल मान लेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के सही जोड़े समझिए। देखिए उपेक्षा अपेक्षा, देखिए ये क्या होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर उनके अर्थ अलग होते हैं। तो अपेक्षा उपेक्षा, देखिए अपेक्षा मतलब का था आशा, उपेक्षा मतलब का तिरस्कार, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो पर्यायवाची लग रहे हैं, दिन ये सब भी पर्यायवाची है दोस्तों, मगर ये क्या है आपका, यही पहला क्या है, संस्कृति भिन्नार्थक शब्द है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों? तो 120 का बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए कन्नौजी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, मगर दोस्तों जयपुरी कहाँ की है? राजस्थानी, इसको हम पूर्वी राजस्थानी या फिर जयपुरिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चंस हिंदी के। आपको कैसी लगी? और आपको बता दें हमारी ई बुक है दोस्तों, 4 ई बुक हैं। ये हिंदी साहित्य इतिहास की, इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, ये संपूर्ण ग्रामर होगा, संपूर्ण भाषा होगी दोस्तों, संपूर्ण पत्र लेखन होगा। अगर इन्हें परचेस करना है तो हमने नीचे दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।